हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप स्टूडेंट कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी पढ़ाई करने में। और देखिए, ऑनलाइन बहुत सारा मैटर अवेलेबल है। आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाता है। परंतु मैं ये चाहूँगा कि आप है ना अपनी किताबों से पढ़ें। बाद में क्या होता है, रिकॉल करने में आसानी रहती है जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, ढूंढते हैं। और ऑनलाइन वाला मैटर तो आप पढ़ के सुन के चले जाते हैं आगे, पर लास्ट में जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास में खुद के हैंड नोट्स भी होने चाहिए, खुद का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जहाँ से क्या है आप वापस फटाफट उनको रिवाइज कर सके। तो तभी आप क्या है और लोगों से आगे निकल पाते हैं। तो देखिए, हमारे द्वारा क्या है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं वो सुबह 9 बजे के आसपास आती हैं, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर्स आते हैं वो शाम को 7 बजे के आसपास आते हैं। तो ये हमारे द्वारा 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल के ऊपर है। तो ये जो एक्सप्लोजिव बिल है, इसका एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया है जो वर्ष 2024 का है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये संसद से पास हो जाएगा, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इस पे साइन कर देंगे, तो ये क्या है, बिल क्या हो जाएगा, ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कल के लेक्चर में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं पहले। तो कल हमारा लेक्चर हमने देखा था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए और उसी के साथ साथ जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी चेंज होना चाहिए। एजुकेशन जो सिस्टम है, तो कक्षा कौन सी, 3 से लेके ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 12 तक के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें चेंजेस किए गए, फेरबदल किए गए हैं। तो ये किसको दिया गया है काम, ये एनसीईआरटी को दिया गया था। तो यही सारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमने इससे भी और ज्यादा चीजें देखी थी। तो इन चीजों को आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। इसको काफी डिटेल में समझा था, ठीक है। तो ये जाते जाते आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन दिया था, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। DIGITA एजेंसी जो है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा लाई गई है टू फाइट टू एज ए न्यू टूल टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी एजेंसी के द्वारा ये डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो हाल ही में किस संस्थान ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई, सीबीआई, एससीबी और नाबार्ड। चलो, जो बच्चे नो में जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो, तो वो इसका आंसर क्या देकर आते हैं, आप खुद से एक बार सोचे मन में, और चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे बात कर रहा है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की बात कर रहा है और साइबर क्राइम को रोकना है। तो साइबर अपराध जनरली क्या हो रहा है, साइबर अपराध में क्या हो रहा है, आपकी जो बैंकिंग है, बैंक के जो पासवर्ड्स हैं, या फिर आपके जो एटीएम है या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी चोरी हो रही है, आपको हैक किया जा रहा है, आपका पैसा अपनी जेब में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए इनमें से कौन सी एजेंसी काम करेगी? क्या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट काम करेगा? नहीं। सेबी काम करेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जनरली क्या है, बैंकिंग का कोई इस पे एक्ट वो नहीं है। अगर ये शेयर मार्केट और वहां के लिए करता काम, तब तो सीबी कर सकता था, परंतु ये नहीं हुआ, ठीक है। सीबीआई करेगा नहीं, तो बचा क्या, आरबीआई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कौन क्या नहीं कर सकता, इस तरीके से भी आप आंसर पे पहुंच सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था, इंटरनेशनल एजेंसी पूछी थी यहाँ पर कि पाकिस्तान को फंड कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में पैसा दे रही है, जो पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति गिरती जा रही थी, तो उसके लिए इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया है। तो किसने दिया है, ये IMF ने दिया है, ना वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ना AIIB ने दिया है, ना चाइना बैंक ने दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आंसर 3 हो जाएगा। इसने कितने पैसे दिए हैं, $3 बिलियन पैसा दिया, $3 बिलियन पैसा देने की बात करेंगे, जिसमें से $1.1 बिलियन की पहली किस्त पाकिस्तान को भेज दी जा रही है। अजी, अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स क्या आज का टॉपिक, तो ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल की बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, एक मसौदा तैयार किया गया है एक्सप्लोजिव के ऊपर। देखो, एक्सप्लोजिव जो है, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल जो होता है, इस पे क्या है, हमारा बहुत पुराना एक्ट बना हुआ है। तो ये किसने बनाया था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कब किया गया था, ब्रिटिशर्स इसे लेकर आए थे 1884 के अंदर,
ठीक है? 1884 के अंदर हमारे पास जो ये एक्सप्लोसिव एक्ट था, ठीक है? तो इसी में ही क्या है, अब अमेंडमेंट करके इसमें बीच-बीच में अमेंडमेंट होते रहे, पर अब एक नया ड्राफ्ट बिल लेकर आया जा रहा है, जिससे क्या होगा, जो इसकी कमियाँ हैं वो उनको और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके। तो देखो हाल ही की खबरों में क्यों है, सरकार विस्फोटक अधिनियम 1984 के प्रतिस्थापन के रूप में मसौदा विस्फोट विधेयक 2024 पेश करने की योजना बना रही है। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कौन सा हो जाएगा, डीपीआईआईटी, देखो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो डीपीआईआईटी है, तो हमारी क्या है, जो एक मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा उसका एक डिपार्टमेंट है। ये मिनिस्ट्री हो गई कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसका एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी। तो डीपीआईआईटी क्या काम कर रहा है, डीपीआईआईटी के अंदर पैसो, पीईएसओ, ठीक है, ये जो पैसो है, ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है, जितने भी ये विस्फोटक होते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डीपीआईटी ने नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्या होगा, अगर हम इसका परिचय जाने, तो देखो विस्फोटकों में जनरली क्या होते हैं, बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट नाइट्रोग्लाइकोल, डाइनाइट्रोटोल्यूइन, ऐसे नाम पढ़ सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट है पर आप पढ़ लिए, ठीक है। और पिक्रिक एसिड शामिल होते हैं, तो ये पिक्रिक एसिड याद रख सकते हैं, ये क्या है, विस्फोटकों में ये एक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इन सामग्री को उनकी अस्थिर प्रकृति, एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल होते हैं, अगर आपने कोई मूवी देखी होगी, तो इनको बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रखना होता है। अगर ये गलती से भी मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाए, फूट जाए हवा के साथ, इन कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, ये बहुत तेज विस्फोट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जान माल की हानि हानि भी हो सकती है। तो इनको क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली बहुत प्रिसाइज तरीके से इनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो गलत तरीके से संभाले जाने पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम के कारण अत्यधिक विनियमित किया जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा हाईली क्या रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है विस्फोटकों को। अब देखो विस्फोटक विधेयक 2024 के प्रस्तावित प्रावधान है कि पहला तो यही है कि जो केंद्र सरकार है, लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी को नामित करेगी। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्या क्या बनाएगी, एक रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, जो क्या करेगा, लाइसेंस देना हो, निलंबित करना हो या रद्द करने हो, या नए कानून बनाने हो, या उनसे रिलेटेड कोई गाइडलाइन इशू करनी हो, तो इन सब के लिए क्या है, एक किसी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको क्या क्या देनी पड़ेगी, उसको पावर देनी पड़ेगी, तो ऑथराइज करना पड़ेगा किसी एक बॉडी को, जिस पर क्या होगा, सारे ये अगर उसकी वजह से कोई कमी आती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने लाइसेंस दिया और लाइसेंस किसी और गलत बंदे को दे दिया है, ठीक है, तो अब क्या हो, उसकी जिम्मेदारी तो ठहरा जाएगा, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने क्या चीज नहीं चेक करी थी, ठीक है। तो इन चीजों की जांच पड़ताल भी आसानी से की जा सके, इसके लिए क्या होगा कि ये एक रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी का चयन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में डीपीआईआईटी के तहत संचालित पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, जिसे पैसो बोला जाता है, पीछे बताया था, पैसो की फुल फॉर्म क्या हो गई, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ब्रांच हो गई किसके अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करता है ये। तो इसका ये क्या हो गया, एक ब्रांच हो गई, जो इसका काम क्या होता है, इसका काम करता है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, जो भी विस्फोटक होते हैं उनसे संबंधित कोई लाइसेंस जारी करना है, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो ये पैसों के द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो पैसों क्या हो गई, एक इम्पोर्टेंट और मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, जो विस्फोटकों से डील करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो पेट्रोलियम और विस्फोटक जो पैसों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो संगठन है, इसका कार्य क्या क्या होता है, तो एक शताब्दी से अधिक समय से खतरनाक पदार्थों के निर्माण, शोधन, भंडारण, परिवहन, हैंडलिंग और उपयोग में सुरक्षा से संबंधित मामलों में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में ये उभर कर आया है। साथ साथ इसके सार्वजनिक सुरक्षा, जीवन संपत्ति, पर्यावरण के लिए सुरक्षा के लिए वैधानिक सुरक्षा नियमों को लागू करने के सामान्य कार्यों के अलावा, संगठन ने पिछली सदी के 80 के दशक के अंत तक विस्फोटकों तत्कालिक विस्फोटकों के उपकरणों की जांच, निपटान में
जैसे मान लीजिए कोई जाँच करी और कोई उपकरण पाया गया है तो उसको निपटाना, उसको खत्म करना, उसको डिकम्पोज़ करना, ठीक है? तो सराहनीय स्वैच्छिक सेवाएँ प्रदान की हैं, जिसमें से कुछ देश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दी गई थी, ये पैसों के द्वारा ऐसी सर्विसेज़, और कुछ आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय महत्व की इम्पोर्टेंस की इनकी सर्विसेज देखी गई हैं। और पिछली शताब्दी के शुरुआती 90 के दशक तक संगठन के अधिकारी तोड़फोड़ विरोधी जांच और वीवीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुरक्षा आदि से संबंधित कर्तव्यों का ये अपना पालन कर रहे हैं। तो ये पैसों के अंदर आता है, जितना भी विस्फोटकों से रिलेटेड कोई भी मामला आएगा तो वहाँ पे पैसों आपको दिखाई देगा। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो ये नया ड्राफ्ट बिल आया है, तो इसके अंदर क्या किया गया है। पहले जो बिल था 1884 का, तो उसमें क्या था, 3 साल तक की जेल की सजा थी और साथ में 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जिसे अमेंडमेंट करके बढ़ाया गया था। अब क्या है, जो नया बिल ड्राफ्ट बिल लेकर आए हैं, इसके अंदर जो सजा है वो तो 3 साल तक की ही रखी है, परंतु जो जुर्माना है उसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात करी गई है, या इनमें से दोनों, ठीक है? उसमें पहले क्या था, उसकी सजा थी और जुर्माना अलग था। जुर्माना दे दो, सजा नहीं होगी, सजा होगी तो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर क्या है, 3 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? पर ये कब होगा, जब कोई मान लीजिए कोई विस्फोटकों के निर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई कंपनी है, आयात इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाली है, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड जो नियम है इनका कोई उल्लंघन करती है ऐसी लाइसेंसधारी कंपनी, और जब वो इस तरीके कोई उल्लंघन करेगी तो उन पे ये सजा पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो किन पे लगाई जाएगी, जो लाइसेंसधारी, जिनको पहले से लाइसेंस दे रखा है, उन्होंने विस्फोटकों के निर्माण, आयात, निर्यात, या फिर उनसे रिलेटेड कोई नियम है उनका उल्लंघन किया है, तो उनको ये सजा दी जा सकती है। अब 1884 के विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विस्फोटकों के निर्माण, भंडार, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात, निर्यात, विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ब्रिटिशर्स भी क्या थे, ये जो एक्सप्लोजिव एक्ट लेकर आए थे 1884 का, तो इनका भी मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी विस्फोटक है उनका जो निर्माण किया जा रहा है, उनका भंडारण है या फिर उनका कब्जा है, उसका उपयोग किस तरीके से होना चाहिए, उसका बिक्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी कानून लेकर आने थे, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा, तो वो इस एक्ट के तहत किए जाते थे, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए आ जाइए, जाते जाते कर लेते हैं एक होमवर्क का क्वेश्चन। तो बताइए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। तो राजा रवि वर्मा रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, ठीक है? हाल ही खबरों में रहे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है? स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, म्यूजिक से, या पेंटिंग एंड आर्ट से? तो इसका आंसर जरूर दें कि भैया ये जो राजा रवि वर्मा जी थे, खेल, चिकित्सा, संगीत या चित्रकारी और कला, इनमें से कौन से फील्ड से इनका संबंध था? तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछता हूँ। तो देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में लिख भी देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग में इंग्लिश में लिखेंगे तो पार्ट में, ठीक है? तो कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको बताना है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, ठीक है? फोर्थ ए। तो ये बताइए कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में दिए गए हैं? पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में, या पार्ट फोर्थ ए के अंदर? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फिर स्टूडेंट देखिए, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको हमारी तरफ से ज़रूर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।